नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। भारत इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को हमें आजादी मिले हुए 75 साल हो रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसके लिए देश भर के 25 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराया जाना है। तिरंगा अभियान में लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देश के नागरिकों को एकजुट करना और उनके दिलों में देशभक्ति की भावना भरना है। इसके साथ ही इस अभियान से राष्ट्र ध्वज के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस अभियान का मकसद ही हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए सरकार चाहती है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। इसके लिए सरकार ने करीब 25 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया है। आम जनता से सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश के हर एक घर पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। किस तरीके से इस अभियान में लोग प्रतिभाग कर सकते हैं और इस अभियान से जुड़ी क्या कुछ खास जानकारी आपके पास है? राजीव राजीव तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो भारत इस साल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को हमें आज़ादी मिले हुए 75 साल हो रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। सरकार का मकसद है कि इस अभियान के जरिए देश के नागरिकों को एकजुट किया जाए और उनके दिलों में देशभक्ति की भावना भरी जाए। इसके साथ ही इस अभियान से राष्ट्र ध्वज के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस अभियान का मकसद ही हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी राजीव, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किस तरीके से लोग इस अभियान में प्रतिभाग कर सकते हैं और इस अभियान के तहत क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है? राजीव देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सर यहाँ पर बात करें 75वीं वर्षगांठ बनाई जानी जानी है और लगातार उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं एक मुहिम भी चलाती नजर आ रही है, ताकि हर व्यक्ति तक हर घर तिरंगा जो कैसे संकल्प है वो कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इसको लेकर हर घर तक एक तिरंगा पहुंचाने की कोशिश है, ताकि हर घर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के बीच में जो तिरंगा जो है वो कहीं ना कहीं हर घर पर फहराया जाए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बड़ी कोशिशें भी हैं। हर कह सकते हैं 25 करोड़ घरों तक पहुंचने का जो संकल्प है वो लगभग कह सकते हैं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर आ रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास झंडा नहीं है या फिर झंडा लेने के लिए प्रक्रिया अपनानी है, उसके लेकर भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, जिसके अंदर वेबसाइट के द्वारा कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हर घर तिरंगा.com जो है उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और इसके अंदर माध्यम से सर्टिफिकेट भी हासिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उसके अंदर लगता है कि जो 75वीं वर्षगांठ होगी वो कहीं ना कहीं बड़ी उल्लास से मनाई जाएगी। और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़े कदम भी उठते नजर आ रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा हर भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन तक भी मैसेज पहुंचाया गया, अपने आसपास के घरों के अंदर माहौल बनाया जाए ताकि हर घर जो तिरंगा यात्रा है या वो पहुंच सके और हर घर पर एक तिरंगा झंडा फहराया जा सके। जी
बिल्कुल, जैसा कि आपने जानकारी दी कि एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, वहाँ से आप चाहें तो झंडा खरीद सकते हैं। कुछ राज्यों में इस तरीके का भी प्रावधान या व्यवस्था की गई है राजीव, कि राशन डिपो की दुकान से आप झंडा ले सकते हैं, सरकार वहाँ पर झंडे बेच रही है। दिल्ली में क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है? और खुद अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं इस अभियान को सफल बनाने के लिए? क्योंकि ये सारी स्कीमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है उसके जी। अंदर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हर व्यक्ति को जो भी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं हर घर तिरंगा .com की, तो वहां पर सर्टिफिकेट के साथ साथ ये भी सुनिश्चित होगा कि लोकेशन कौन सी है, उनका मोबाइल नंबर कितना कौन सा है, ये सारी जानकारी इस वेबसाइट के द्वारा दी जाएगी। और ये बात करें डाकघर की, तो वहां पर भी ई पोस्ट ऑफिस के द्वारा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और घर बैठे अपना तिरंगा जो है वो मंगाया जा सकता है। मगर उसका शुल्क रखा गया है 25 रुपए। और जितने भी तिरंगे यानी जितने भी तिरंगा झंडे मंगाने हैं उनको लेकर भी जानकारी देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर 4 व्यक्ति हैं तो चारों का अगर झंडे चाहिए तो 4 के हिसाब से ही उनको शुल्क देना होगा। मगर यहाँ पर बात करें राशन डीलरों की, राशन डीलरों के लिए जरूर कहा जा रहा है कि राशन डीलर अगर उसके उनके नजदीक है तो उनसे भी लिया जा सकता है झंडा। और कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं उनको दी जाएगी। मगर लगातार केंद्र सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 75वीं वर्षगांठ जो है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस अभियान के जरिए कई तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, तो हाल फिलहाल के दिनों में क्या कोई खास कार्यक्रम ऐसा है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जाना हो राजधानी दिल्ली में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव को लेकर बड़े बड़े आयोजन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर जो कोरोना काल के अंदर जो परमिशन नहीं मिली थी तो वो कहीं ना कहीं अब स्कूलों के अंदर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। लगातार हर स्कूल के अंदर अपने अपने हिसाब से उन लोग जो 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जहां तक कि जो हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की मुहिम है उसको भी कहीं ना कहीं बच्चों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यहां तक कि जो कह सकते हैं ऑनलाइन जो तिरंगे झंडे नहीं खरीद पा रहे हैं वो बाजारों से भी खरीद रहे हैं। और बाजारों के अंदर भी कहीं ना कहीं तिरंगे झंडे की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार व्यापारी जो है वो इससे कहीं ना कहीं फायदा भी होता नजर आ रहा है और संतुष्ट भी होते नजर आ रहे हैं। जी 25 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है राजीव। बड़ी बात यह है कि क्या सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? इतने झंडों की बिक्री क्या हो पा रही है या फिर कोई और जानकारी? हालांकि सिर्फ घरों पर नहीं, आप अपने प्रतिष्ठानों पर भी झंडारोहण कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो 25 करोड़ का लक्ष्य क्या सरकार के लिए आसान होगा पाना? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 25 करोड़ लोगों के घरों तक तिरंगा झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर बेशक केंद्र सरकार की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कारगर भी होती नजर आएगी। और क्योंकि जिस तरीके से अब ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग झंडा नहीं खरीद सकते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से झंडा ले सकते हैं। और यहाँ तक कि जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है यानी कि जो 25 करोड़ लोगों तक झंडा पहुंचाने की प्रक्रिया है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते। मगर बाजारों के अंदर जो तिरंगे झंडे की डिमांड चल रही है वो बहुत ज्यादा चल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं जो झंडा बेचने वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती नजर आ रही है। उनके पास ऑर्डर इतने ज्यादा आ चुके हैं कि हर व्यक्ति को एक झंडा चाहिए, मगर यहाँ पर उनकी डिमांड जो पूरी करने के लिए उनके पास इतना कपड़ा हो पा रहा है, ना ही इतनी सामग्री हो पा रही है। मगर वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए रहे। सदर बाजार मार्केट की बात करें जहां पर सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है और झंडे जो है या फिर कहें चुनाव प्रचार का जो सामान होता है वो ज्यादा बिकता है। और आज भी सदर बाजार के अंदर भी लगभग कह सकते हैं तिरंगे झंडे की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और केंद्र सरकार जिस तरीके से 25 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 25 करोड़ घरों तक पहुंचने का जो संकल्प है वो लगभग पूरा हो सकता है। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट के जरिए अगर आप चाहें तो घर बैठे तिरंगा ऑर्डर कर सकते हैं।
राजधानी चंडीगढ़ की खबर का अब रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से दिल्ली दौरा करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम मान आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम भगवंत मान नीति आयोग की होने जा रही बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम मान तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली गए थे, जब उन्होंने अपोलो अस्पताल में अपना इलाज करवाया था। सीएम मान 2 दिनों के दिल्ली दौरे के दौरान आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रविवार को नीति आयोग की मीटिंग में भी वे शामिल होंगे। तो सीएम भगवंत मान 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान वे अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। सबसे पहले आज जो बैठक होनी है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस बैठक में भगवंत मान शामिल होंगे। इसके अलावा रविवार को नीति आयोग की मीटिंग होनी है। नीति आयोग की ये 7वीं बैठक है, उसमें भी भगवंत मान को शामिल होना है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमनप्रीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। भगवंत मान 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। देखिए, भगवंत मान आज चंडीगढ़ से चौपर पे दिल्ली के लिए निकलेंगे और जहां उनकी आज बड़ी अहम मीटिंग है कल नीति आयोग की जहां मीटिंग होनी है, आज राष्ट्रीय स्तर की उसकी मीटिंग में उन्होंने शामिल होना है। 2 दिन का दिल्ली दौरा है। इसके सिवा भी और कई मसलों के ऊपर जो है बात की जा सकती है। हालांकि अगर वो दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं तो जाहिर है कि वो अरविंद केजरीवाल से तो मुलाकात करेंगे, पंजाब के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी और जब इस तरीके की मुलाकात होती है तो जाहिर है पंजाब के जो अहम मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा की जाती है। तो आज वो चंडीगढ़ से अपने चौपर से निकलेंगे और आज दिल्ली पहुंचेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है उसमें शामिल होंगे। कल नीति आयोग की मीटिंग है, उसमें शामिल होने के बाद वो चंडीगढ़ के लिए वापस होंगे। अभी तक इतनी ही जानकारी है क्योंकि समा अभी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 10 साढ़े 10 के करीब या 11 बजे के करीब वो दिल्ली से निकल सकते हैं सीएम, और पंजाब के मुद्दों पर भी जरूर चर्चा की जा सकती है। 15 अगस्त है, क्योंकि सेंटर की तरफ से एक लेटर भी दिया गया था कि जो कैदियों को आपको लगता है अच्छा बर्ताव है या अच्छा वसीला है उनका, तो आप उनको रिहा करने के लिए आप खोज सकते हैं। तो जाहिर है कि इस दिन भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि 15 अगस्त आने ही वाली है, महज कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इस पे भी बात की थी कि स्टेट को कहा गया था सेंटर की तरफ से, तो उसमें भी चर्चा हो सकती, तमाम मुद्दों पे चर्चा की जा सकती है। पंजाब में कई मुद्दे जिस पे चर्चा होनी बड़ी जरूरी है। तो अब देखना रहेगा कि ये जो 2 दिन का दौरा है उसमें और क्या क्या चीजें निकल के आती है। अमनप्रीत, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि नीति आयोग की बैठक में भी भगवंत मान को शामिल होना है। ऐसे में इस बैठक में पंजाब के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं? और अभी हाल ही में पानी का मसला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो क्या इस मसले पर बातचीत हो सकती है बैठक में? देखिए, इस मसले में पहले ही भगवंत मान आज जो मीटिंग जितेंद्र शेखावत के साथ वो कर चुके हैं और मीटिंग हो चुकी है उनकी उस मसले को लेकर। लेकिन जब दिल्ली दौरा होता है तो ये पंजाब की तरफ पानियों का ही मुद्दा नहीं है, पर चाहे सिक्योरिटी का मुद्दा किया जाए या तमाम जो पंजाब में मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाएगी। नशे का मुद्दा, हालांकि उन्होंं अमित शाह ने उनसे अमृतसर में जाने के लिए मांग की थी, हालांकि उनकी तरफ से हामी भी भरती गई थी सीएम की तरफ से। तो तमाम मुद्दे हैं पंजाब से जुड़े हुए जिनके ऊपर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होनी है। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में कौन से खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत? 15 अगस्त को जो है जहाँ पे जो झंडा लहराया जाएगा, इसका जो कि समा है और जो लिस्ट है वो सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी है। जैसे हर साल तिरंगा लहराया जाता है और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वही सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। हाँ, आज अगर वो दिल्ली जा रहे हैं स्पेशल इस पे मीटिंग, अगर कुछ और इसमें हो सकता है तो वो तो मीटिंग के बाद ही पता चल सकेगा। बिल्कुल। इसके अलावा हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि 15 अगस्त को लेकर क्या राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? कहां पर कार्यक्रम आयोजित होना है? किस स्तर का ये कार्यक्रम होगा? ये सारी जानकारी अभी मिल पा रही है अमनप्रीत? देखिए, स्टेट लेवल का प्रोग्राम होता है, हर स्टेट में किया जाता है। सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी तरफ से झंडा लहराया जाता है। चाहे मोहाली की बात की जाए, चाहे फिर बाकी पंजाब के हर के स्टेट की बात की जाए, जहाँ जहाँ पे
कैबिनेट मिनिस्टर है, जय पटियाला है, फजल का है, तमाम जो एरियाज है वहाँ पे उनकी कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट जो सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी है और वही कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे और रंगारंग कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, जो झांकियां दिखाई जाती हैं उसकी तैयारियां जाहिर है स्कूल स्तर पे की जाती हैं क्योंकि बच्चों को आगे प्रमोट किया जाता है। तो ये सब चीज़ों की तैयारी चल रही है क्योंकि 15 अगस्त आने ही वाला है। अमनप्रीत, अगर हम बात पड़ोसी राज्य हरियाणा की करें तो यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य सरकार राशन डिपो से लेकर छोटी छोटी दुकानों पर तिरंगा बिछवाने का या बिकवाने का काम कर रही है। खुद सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और 20 या 25 रुपए उनकी कीमत रखी जा रही है। क्या पंजाब सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जा रहा है? हर घर तिरंगा अभियान में क्या पंजाब सरकार भी प्रतिभाग कर रही है? देखिए, ये भाजपा की तरफ से चलाई गई मुहिम है। उनकी तरफ से जनते वर्कर जनते कार्यकर्ता है, जयंती शर्मा जो प्रधान है भाजपा के पंजाब के, उनकी तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे पंजाब में एक जो शुरुआत की जाए। हालांकि उन्होंने शुरुआत अपने घर से ही की थी और उसके बाद चाहे उनके घरों से बाहर की बात की जाए, भाजपा वर्कर्स की या तमाम, तो कोशिश की है कि हर तिरंगे की अभियान जो है ये भाजपा की तरफ से पूरे जोरों शोरों से चलाई जाती है पंजाब। चलिए, शुक्रिया अमनप्रीत, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब राजधानी मुंबई की खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत को पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। उद्धव ठाकरे ने सामना के प्रधान संपादक का पद संभाला है, जबकि संजय राउत सेना के मुखपत्र के कार्यकारी संपादक के रूप में बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सामना संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को मार्च 2020 में सामना का प्रधान संपादक बनाया गया था। उद्धव ठाकरे के संपादक के रूप में लौटने के बाद अखबार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सामना मराठी और हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। संपादक के रूप में उद्धव ठाकरे की वापसी और ईडी की हिरासत में संजय राउत के साथ संभावना है कि उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और बाकी विरोधियों पर निशाना साधने के लिए पार्टी के मुखपत्र सामना का इस्तेमाल करेंगे। शिवसेना अलग अलग मुद्दों पर अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए सामना संपादकीय का उपयोग करती रही है। पिछले कुछ सालों में अखबार ने कई मुद्दों पर बीजेपी की आलोचना की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सामना के प्रधान संपादक का कार्यभार अब खुद उद्धव ठाकरे ने संभाला है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, शिवसेना का सबसे बड़ा हथियार, चाहे वो सामयिक बातों को रखने को लेकर हो या फिर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हो, अब महाराष्ट्र में शिवसेना के पास यह सबसे बड़ा हथियार था। सामना के जरिए जो है जो अपनी बातें रखते थे, लेकिन संजय राउत को जेल जाने के बाद यह जिम्मेदारी अब खुद उद्धव ठाकरे ने संभाली है। उद्धव ठाकरे जो है प्रधान संपादक के रूप में सामना का जो है जिम्मेदारी संभाल ली है। अब यह माना जा रहा है कि सामना अखबार के जरिए जो है कई जो बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल 2020 के दौरान संजय राउत को जो है कार्यकारी संपादक बनाया गया था और रश्मि ठाकरे को जो है उप संपादक के तौर पे थी, लेकिन अब संजय राउत को जेल जाने के बाद यह जिम्मेदारी जो है उद्धव ठाकरे ने संभाली है। ऐसा माना जा रहा है कि सामना के जरिए कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सामना जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को और महाराष्ट्र में जो विरोधी दल थे उनका विरोध करते हुए तमाम जो बातें लिखी जाती थी, उसमें एक अहम बात थी कि संजय राउत द्वारा लिखी गई रोक टोक जो हर रविवार को आती थी।
अब रोक टोक को लेकर ये सोचा जा रहा है कि आखिर इसकी लेखनी का जिम्मेदारी की होगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि शायद यह जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस बदलाव की बात की जा रही है वो इसी बदलाव की बात की जा रही है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से प्रधान संपादक का कार्यभार अब उद्धव ठाकरे ने संभाला है, क्या वाकई में ऐसा माना जा रहा है कि संजय राउत अब लंबे समय के लिए ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं और जल्दी जल्दा उनके बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, देखिए इस तरह से ईडी लगातार एक के बाद एक शिकंजा कस रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी जो है संजय राउत के करीबियों को भी समन कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। जिस तरह से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ऐसा माना जा रहा है कि संजय राउत के और बाकी करीबियों को भी बुलाया जा सकता है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे को भी यह पता है कि जिस तरह से ईडी लगातार संजय राउत पर शिकंजा कसती जा रही है, ऐसे में संजय राउत को बाहर निकालना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि संजय राउत के वकील लगातार कर रहे हैं कि संजय राउत बेकसूर है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और कोर्ट में भी यही दलीलें दे रहा है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत के खिलाफ एक के बाद एक ईडी ने खुलासे किए हैं, चाहे 1 करोड़ 8 लाख बैंक में आने की बात करें या फिर पात्रा चाल में और अन्य घोटालों की बात करें, तो तमाम चीजें जो है एक के बाद एक ईडी खोल रही है। ऐसे में संजय राउत का जो है जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यही वजह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कार्यकारी संपादक को जो है रहते हुए उन्होंने प्रधान संपादक का पद संभाल लिया, यानी कि उन्हें अंदेशा हो गया है शायद संजय राउत की वापसी जल्द न हो, इसलिए यह जिम्मेदारी दी गई। और अगर हम उस मामले में बात कर लें तो आज वर्षा राउत को भी बुलाया गया है। इस तरीके की संभावना जताई जा रही है सत्य प्रकाश की दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की जा सकती है, यानी कि संजय और वर्षा राउत दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए कल जब संजय राउत को ईडी दफ्तर में लाया गया था, उस दौरान हमने जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताया था कि संजय राउत की जो है ईडी में पेशी हो रही है, ईडी दफ्तर में बुलाया गया है, क्योंकि कल ही जो है उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी बुलाया गया था। तो शायद ये माना जा रहा था कि दोनों का आमने सामने बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी आमने सामने बुलाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जो मामले पैसे को लेन देन को लेकर है। ऐसे में पहला मामला है 55 लाख जो वर्षा राउत के अकाउंट में आया था, जो कथित बिल्डर के अकाउंट से आया था, उसकी जांच करना बेहद जरूरी है। दूसरा 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो आए हैं संजय राउत के खाते में, वो किसके द्वारा आए हैं, क्योंकि जिस शख्स ने संजय राउत के खाते में पैसा भेजा है वह शख्स संजय राउत के करीबियों में से नहीं है, यानी कि कोई अनजान व्यक्ति है। तो इसकी जांच करना है, तो जाहिर तौर पर दोनों को आमने सामने पूछताछ की जा सकती है। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर हम बात कर लें तो अब ऐसा लग रहा है कि जब से उनकी कुर्सी छिनी है तब से वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक उनके दर्शन होना ही बड़ा दुर्लभ होता था, लेकिन अब जिस तरीके से वो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, क्या भविष्य के लिए अभी से योजनाएं तैयार की जा रही है उनकी तरफ से? बिल्कुल पल्लवी जी, जिस तरह से शिवसेना की सत्ता जाने के बाद शिवसेना पक्ष जाने की जो है कहीं न कहीं डर उद्धव ठाकरे को सताने लगा था। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र मुंबई में एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही है। उनके जो बाकी विधायक हैं वो भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने यह बात खुद माना है कि कोरोना काल के दौरान वह 2 साल तक जो बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन क्योंकि वो बीमार थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह बीमार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसा डॉक्टर जो है उन्हें जो है मजबूर किया कि वह जो है मार्केट में निकले, लोगों के बीच में निकले। तो जाहिर तौर पर इसका श्रेय भी उन्होंने एकनाथ शिंदे को दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर बगावत नहीं करते तो शायद उद्धव ठाकरे जो है आम जनता के बीच, आम मुंबईकरों के बीच नहीं जाते। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे की राजनीति को लेकर अभी क्या लग रहा है कि आप भविष्य में अपने राजनीतिक जड़ों को फिर से मजबूत कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, उनके बेटे अभी बहुत छोटे हैं लेकिन उनको मंत्री बनाया गया, सक्रिय राजनीति में उतारने का काम किया। तो उद्धव ठाकरे के बेटे को क्या लोग पसंद करते हैं सत्य प्रकाश? देखिए पल्लवी जी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस वक्त जो काम कर रहे हैं, इस वक्त जो जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो बागियों ने जो उन्हें चोट दी है, उस चोट का जो है उन्हें बेहद आघात हुआ है। यही वजह है कि शिवसेना को बचाने के लिए शिवसेना प्रमुख खुद और उनके बेटे आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र में कई सभाएं कर रहे हैं।
जैसा कि देखा होगा कि इस वक्त जो है आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के दौरे पे हैं और कई जो 12 जिले प्रभावित हुए हैं वहां दौरा कर रहे हैं। तो ये बात जाहिर है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को यह डर जरूर सता रहा है कि कहीं न कहीं जो शिवसेना का जो अस्तित्व खत्म न हो जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे बीजेपी का पूरी तरह से अछत्र राज हो जाए। तो इसको लेकर कहीं कहीं पूरी तैयारी जो है शिवसेना की है और लगातार शिवसेना की कोशिश भी कर रहा है कि जो शिवसेना की मजबूती पहले थी उससे भी ज्यादा मजबूती किया जाए। यही वजह है लगातार शिवसैनिक एक के बाद एक जो है संपर्क एक दूसरे से संपर्क भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला है। शिवसेना सांसद संजय राउत को पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। बढ़ते हैं राजधानी शिमला की खबर की ओर। हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सेब बागवानों का सड़कों पर उतरना सत्तारूढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सेब की खेती अब शिमला जिले तक ही सीमित नहीं है। शिमला के अलावा कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी अधिकतर परिवारों की आर्थिकी सेब पर निर्भर है। मंडी, चंबा और सिरमौर जिला के आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में लोग अब सेब की खेती कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो जिस तरह का आक्रोश शुक्रवार को बागवानों ने शिमला में दिखाया है, यह बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन के बाद किसान बागवान नेताओं की मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। इसमें बागवानों की कुछ मांगे सैद्धांतिक तौर पर मान ली गई हैं। अन्य मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 10 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ऐसी सूरत में बागवानों ने फिर से जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस दौरान बागवानों ने 6% GST लौटाने को जटिल शर्तें आसान बनाने और कृषि इनपुट को GST से मुक्त करने की मांग की। अपने किसानों बागवानों की आवाज जो है सरकार तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाता रहा, लेकिन सरकार के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन जब रोड उद्योग और कुल्लू, मंडी कई जगह आंदोलन के बाद सरकार ने जो है दोबारा हमें 28 तारीख को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाया संयुक्त किसान मंच को, और उसमें हमारा जो 20 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से केवल 4 से 5 चीजें जो है उसकी घोषणा मात्र की है और अभी जमीन पे वो नहीं उतरी है। और इसके अलावा हमारी 15 बड़ी मांगे हैं, उसमें कश्मीर के तर्ज पर सेब और 60 रुपए किलो ए ग्रेड, बी ग्रेड 44 रुपए, सी ग्रेड 24 रुपए, और इसके अलावा इम्पोर्टेड जो 44 देशों से सेब भारत में आता है उसका नुकसान सीधा यहाँ पड़ता है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। जो हमारी जो मंडियां हैं वहाँ पर लूट खसूट फार्मर से चली हुई है, उसके ऊपर कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई। इसके एवज में जो है आज एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने यहाँ पर किया है। किसानों ने ये मार्च जो है सचिवालय तक करने का निर्णय लिया है। एक बहुत बड़ी बात है, जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी किसान जो है वो लगातार आंदोलन करता रहेगा। किसान बागवान यहाँ पर पहुँचे हैं, ये दर्शाता है कि किसी दल से स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं है, और इसमें मैं समझता हूँ जो समस्या किसान बागवान है उसको लेकर यहाँ सरकार के समक्ष आए हैं। बागवानों ने टेबल पर भी चर्चा करने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि सरकार का नकारात्मक रवैया मात्र घोषणाओं के, मैं समझता हूँ जो हाई पावर्ड तथाकथित हाई पावर्ड कमेटी है, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आप जहाँ फफूंदनाशक कीटनाशक की बात करते हैं वो भविष्य की गर्भ की बात है। सबको पता कि इस वर्ष का आपका स्प्रे शेड्यूल खत्म हो चुका है। आने वाले समय में GST का मुद्दा जो रीइंबर्समेंट की बात कर रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है, शायद ही कोई किसान बागवान इसके लिए आगे आएगा। जिस तरह से आपकी DBT की स्कीम आपकी फेल हुई, 2019 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बावजूद भी हर वर्ष 10 करोड़ के आसपास की राशि आपकी लैप्स होती रही। कोई भी किसान बागवान इसी जटिल प्रक्रिया के तहत आगे नहीं आया। इसी तरह से मैं समझता हूँ जो GST का मुद्दा है ये भी मात्र मैं समझता हूँ जुमला साबित होगा।
विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सेब बागवानों का सड़कों पर उतरना सत्तारूढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सेब की खेती अब शिमला जिला तक सीमित नहीं है। शिमला के अलावा कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी अधिकतर परिवारों की आर्थिकी सेब पर निर्भर है। मंडी, चंबा और सिरमौर जिला के आधा दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में लोग अब सेब की खेती कर रहे हैं। राजनीति के जानकार माने तो जिस तरह का आक्रोश शुक्रवार को बागवानों ने शिमला में दिखाया है, यह बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए शिमला से हमारे साथ टीना ठाकुर जी लाइव जुड़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। टीना जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सेब बागवानों का आक्रोश तो अब जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि कुछ सैद्धांतिक मांगे मान ली गई हैं। जी देखिए, जीएसटी वाली जो एक मांग थी वो मान ली गई थी। कुछ एक और जो मांगे हैं मुख्य सचिव ने वो मानी थी बागवानों की, लेकिन जो बागवान है वो उन्होंने 20 सूत्रीय जो अपना मांग पत्र है वो सौंपा है और उससे नीचे वो किसी भी समझौते के लिए वो तैयार नहीं है। उनकी जो मांग है वो काफी जायज है। उनका कहना है कि जो जीएसटी लौटाने की जो 6% जो सरकार ने जीएसटी पे जो उनको राहत दी है, उसको जो लौटाने की प्रक्रिया वो काफी जटिल है, उसको सरल सरकार करे। इसके अलावा काफी जगहों पर जो एपीएमसी के जो बैरियर लगे होते हैं वहां पे जो है जो वसूली होती है उसको उन्होंने अवैध वसूली कहा है बागवानों ने, उसको बंद करने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही जब बागवान अपना सेब लेकर मार्केट में पहुंचता है तो वहां पे कई तरह के जो टैक्स है वो वसूले जाते हैं, जैसे स्टेशनरी है, आपका पेटी का जो ढुलान है और उस ट्राला टैक्स है, इस तरह के कई जो टैक्स है वो वहाँ पे जो मंडी में है बागवान को देने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो बागवान है उसका कहना है कि ये अवैध वसूली है जो हमसे बंद की जाए, क्योंकि इस वक्त अगर की हम बात करें सेब सीजन पीक पर है और जो बागवान है वो अपनी जो सेब की पेटियां हैं उनको तैयार करने में व्यस्त है। ऐसे में बागवानों का कहना है कि एक सेब की पेटी को तैयार करने में कम से कम 400 से 500 रुपए लागत आ रही है और ऐसे में जो है सरकार उनको कोई राहत नहीं दे रही है। ऐसे में जो पिछले कल जो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जो 27 संगठन, आपको बताएं कि 27 संगठन एक साथ सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया, सचिवालय का घेराव उन्होंने किया और उन्होंने जो है 10 दिन का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है और 10 दिन के अंदर अगर नहीं मांगे मानी जाती है तो दोबारा से जो बागवान है वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ है जो काफी बड़ा जो रोष प्रदर्शन है वो दोबारा से जो है सड़कों पर फिर से एक बार देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल टीना जी, बड़ी बात यह है कि सेब बागवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से सरकार के सामने पहले गुहार लगा रहे थे, उसके बाद प्रदर्शन का दौर शुरू किया। अब तक सरकार मांगे मान क्यों नहीं रही है? क्या सरकार का इसमें घाटा हो रहा है इसलिए सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है? और अगर ऐसे अनदेखा करती रही तो चुनाव बहुत नजदीक है, सीधे सीधे नुकसान होगा यहाँ पर बीजेपी को। जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि केवल 3 महीने का समय विधानसभा चुनावों को लेकर है और ऐसे में अगर आप देखेंगे कि बागवानों का जो रोष प्रदर्शन है, आप ये देखेंगे कि सिर्फ शिमला जिले के बागवान यहाँ पर नहीं थे, 20 जो विधानसभा सभाएं हैं अभी तक वो सीधे सीधे जो है ये जो सरकार के जो ये फैसले हैं उससे प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसे में जो बागवान है उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल को वो समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी जाती है तो वो मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने में। और आपको बताएं जो 27 संगठन जो कल सड़कों पर थे उनमें जो भाजपा को समर्थन देते हैं उनसे समर्थित जो लोग हैं वो भी बागवानों के साथ थे, कांग्रेस के जो लोग थे वो भी थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे और ऐसे में जो लोग तीनों जो दलों के लोग थे वो राजनीति से ऊपर उठकर तीनों दलों के लोग सड़कों पर उतरे और बागवानों को अपना समर्थन दिया। तो ऐसे में सरकार की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ सकती हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि सरकार मांगे मान क्यों नहीं रही है, तो ऐसे में ये जरूर एक सबके सामने ये प्रश्न उठ रहा है कि जब बागवान इतनी बड़ी जो मुश्किलों में है और लगातार वो राहत की मांग कर रहा है, तो ऐसे में जो सरकार है वो प्रक्रिया जो जटिल है, जीएसटी लौटाने की जो प्रक्रिया है वो उसको क्यों जटिल रखना चाहती है। और दूसरा, जो मुख्य सचिव को जो 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था उसमें कुछ इस तरह की कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी मांग भी नहीं थी जिससे माना जाना सरकार के हक में ना हो या सरकार को बहुत बड़ा जो उसका घाटा या नुकसान उठाना पड़ रहा हो। जो बागवान है उनका लगातार यही आरोप है कि कल भी उन्होंने यही कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है हम समर्थन देंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं हम किसी भी दल को अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम समर्थन देंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो सत्तारूढ़ जो सरकार है
वो हमारी बात नहीं मानेगी तो हमें मजबूरन विरोध का रुख है जो वो अपनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप जानकारी दे भी रही हैं कि अब साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं सेब बागवान की अब तो हमें विरोध का रुख अपनाना ही पड़ेगा। अगर विरोध प्रदर्शन होता है या कोई बड़ा जन आंदोलन होता है तो विपक्ष तो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेगा। अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया है विपक्ष की, और क्या अभी से योजनाएं बनाना शुरू कर दी है विपक्ष ने कि अगर चुनाव आएंगे तो हम तो सेब बागवानों के लिए इस तरह की नीति लेकर आएंगे? जी देखिए, विपक्ष ने पहले ही कहा है कि जो सरकार जिनको नहीं राहत दे पा रही है उनको सत्ता में आते ही राहत देने की कोशिश की जाएगी। जो कांग्रेस है वो अपने जो अपना घोषणा पत्र जो बनाने में जुटी हुई है, वो उसमें भी वो बागवानों के लिए जो बड़ी राहत है वो देने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक सामने नहीं आया कि वो किस तरह की राहत देने की बात कर रही है, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से कल जो विरोध प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर देखा गया, उसमें जो कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिल्कुल किसी राजनीति से हटकर ये प्रदर्शन था और किसी भी राजनीतिक दल के वहां पे नारे नहीं लगे, किसी भी राजनीतिक दल को किसी बागवान ने समर्थन नहीं दिया। साफ तौर पे बागवानों ने एक चेतावनी भी वहां से जारी की कि कोई भी राजनीतिक दल ये ना समझे कि हम जो है आपको समर्थन करेंगे, हम सिर्फ उसको समर्थन करेंगे जो बागवानों को राहत पहुंचाने का काम करेगा। इतनी बड़ी जो 5 करोड़ की जो आर्थिकी बागवान संभाले हुए हैं वो आज संकट के कगार पर खड़ी हो चुकी है। 2.5 लाख से ऊपर के जो लोग हैं सीधा रोजगार उनका इस बागवानी उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो 2.5 लाख के परिवार है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। हालांकि बागवानों ने कहा कि अभी पीक सीजन पर हमारा सेब सीजन है, हमें अपनी पेटियां जो है वहां पे बगीचों में छोड़कर आना, यहाँ पे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ऐसे में बागवानों को काफी रोष था। एक वक्त में पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत तक आ गई थी, लेकिन फिर भी बागवानों ने कहा कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखने हैं। किसी तरह का कोई जो इस तरह का जो हाथापाई है या जो हिंसात्मक गतिविधियां उसमें जो है बागवान वो भाग नहीं लेगा, अपनी बात जो है वो शांतिपूर्वक रखेगा। 10 दिनों के अंदर सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि वो मांगे माने, नहीं तो 10 दिनों के बाद जो पिछले कल जो विरोध प्रदर्शन उससे बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर सरकार को देखने को मिलेगा। हिमाचल के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सेब का उत्पादन काफी अच्छी संख्या में होता है और वहां पर एक बड़ा नुकसान होने की अब संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि अगर इसी तरीके से बागवान प्रदर्शन करते रहे तो जाहिर सी बात है उनकी आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ेगा और उत्पादन पर भी पड़ेगा। जी जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 20 से अधिक जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें जो कुल्लू जिला की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वो आते हैं, मंडी के कुछ क्षेत्र हैं वो आते हैं, और किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, शिमला है और चंबा है। तो आप ये देखेंगे कि 6 जिलों की जो विधानसभा आधी से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है वो इसमें आ रहे हैं। 20 विधानसभा क्षेत्र सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत कम संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो बागवान है वो राजनीति से ऊपर इस वक्त उठ चुका है। उसको ये नहीं लेना है कि भाजपा है या कांग्रेस है, वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हमें जो हमारे को जो हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं और जब साल के अंत में जब हमारा कमाई का वक्त आता है, एक वक्त में आता है, तो ऐसे में सरकार बिल्कुल अभी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। बागवानी मंत्री की तरफ से कोई राहत की बात नहीं कही गई है, कोई बड़ा बयान उनकी तरफ से नहीं आया है, उन्होंने कोई बागवानों के साथ कोई बैठक कर मध्यस्थता करने की कोई कोशिश नहीं की है। तो ऐसे में बागवान काफी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास इकलौता जो चारा है वो सड़कें पर उतरने का, और इससे जो है उनको जो अभी जो सेब सीजन में उनको उससे भी घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो सड़कों पर होंगे तो बगीचों में काम कौन करेगा। तो ऐसे में जो बागवान है वो दोहरी मार इस वक्त झेल रहा है। चलिए, शुक्रिया टीना जी आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि राजधानी रायपुर से है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने अब स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को प्रदेश में 435 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 3513 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 625 रायपुर और 341 एक्टिव केस दुर्ग जिले में हैं। कोरोना से रायपुर में 2 और बस्तर जिले में 1 मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू के मरीज भी लगातार सामने आ रही हैं। स्वाइन फ्लू के अब तक 14 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया है। राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मुताबिक शुक्रवार को 10,248 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 435 नए संक्रमित मिले। रायपुर में जिले में सबसे ज्यादा 76 मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 406 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। वहीं 22 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं।
पूरे प्रदेश में दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू को लेकर सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और अगर हम बात शुक्रवार की करें तो प्रदेश में 435 नए मरीज मिले। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,513 पर पहुंच गई। सबसे ज़्यादा 625 केस रायपुर में और उसके बाद दुर्ग जिले में हैं, जहां 341 एक्टिव केस हैं। कोरोना से रायपुर में 2 और बस्तर जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू के मरीज भी मिल रहे हैं। स्वाइन फ्लू के अब तक 14 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया है। राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मुताबिक शुक्रवार को 10,248 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें 435 नए मरीज संक्रमित मिले हैं। रायपुर में जिले में सबसे ज्यादा 76 मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 406 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। वहीं 22 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे प्रदेश में दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। प्रदेश में कोरोना के कारण स्थितियां खराब होती जा रही हैं, लगातार काफी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी लगातार हम जून से प्रदेश में ये जो पूरा कोरोना का कहर है वो पिक पे चल रहा है। शायद जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त का ये पहला दिन है जब 500 से कम मरीज मिले हों। लेकिन आज भी अगर प्रदेश में स्थिति की बात करें तो 3,000 से अधिक लोग जो है वो एक्टिव केसेस के रूप में मौजूद है। और अगर पिछले ये जो बीता हुआ महीना है जुलाई, उसकी बात करें तो लगभग 7 से 8 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और ये जो पूरे आंकड़े हैं ये अभी वर्तमान स्थिति में कई चीजों के लिए बहुत डरावने भी है, क्योंकि अगस्त जो है ये पूरा महीना जो है वो फेस्टिवल से भरा हुआ है। राखी, फिर जन्माष्टमी, फिर तीज, तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो लगी हुई हैं। इस बीच में आजादी का अमृत महोत्सव भी है, तो कई तरह के आयोजन जो है वो इस पूरे फेस्टिव सीजन को देखते हुए करना था। लेकिन इस बीच में ये कोरोना का कहर थमने का प्रदेश में तो फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, और इस बीच स्वाइन फ्लू के केसेस भी सामने आ रहे हैं। जी, कल तक की अगर हम बात करें तो कल तक की टोटल अगर हम बात करें तो 15 एक्टिव केसेस स्वाइन फ्लू के मिले थे। तो वही मंकी पॉक्स का भी एक जो है सैंपल भेजा गया था यहाँ से चेक के लिए। जी, तो अभी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, यानी कि वो संदिग्ध पेशेंट है मंकी पॉक्स का। जी, प्रदेश में अभी तक एक संदिग्ध जो है वो पेशेंट बना हुआ है। अभी भी नाबालिग बच्चा है, लगभग 13 साल उसकी उम्र बताई जा रही है अभी। ठीक है, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलग से क्या कुछ तैयारियां कर रहा है या फिर कोई अलग से खास निर्देश अस्पतालों को दिए गए हों, सरकारी अस्पतालों को दिए गए हों, सीएमओ को दिए गए हों? देखिए, अस्पतालों की अगर बात करें तो हम अभी अस्पताल तो है जो अपनी स्थिति में है वो बरकरार थे, पहले से ही पूरी तैयारी में थे। उसमें कुछ पूर्व के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको देखते हुए अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, वो यथावत बने हुए थे। लेकिन बीच में कुछ छूट जो है वो यात्रियों को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। बीच में कुछ चेकिंग की जो प्रक्रियाएं हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और एयरपोर्ट्स पे, उसमें थोड़ी ढिलाई थी। लेकिन ये लगातार जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं तब से उसमें वहां पे भी कड़ाई कर दी गई है। बिना चेकिंग के आवाजाही अभी प्रदेश में संभव नहीं हो रही है। बिल्कुल कड़ाई से वहां पे पालन किया जा रहा है कि हर जो आने जाने वाला व्यक्ति है उसका पूरा डिटेल जो है, समरी, एक ट्रेवल हिस्ट्री, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से प्रदेश से है, वो सारी चीजें वहां पर नोट डाउन की जा रही है। और एक टेम्परेरी चेक जो है वो वहां पर किया जा रहा है लोगों का। जी, स्वाइन फ्लू को लेकर क्या कुछ खास निर्देश? और अब तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि इसका इलाज यही है कि आप सावधानी बरतें। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में अलर्ट की स्थिति तो बनी हुई है स्वाइन फ्लू को लेकर भी। और बिल्कुल स्वास्थ्य अमले का यही कहना है कि मेडिसिनरी इलाज इन चीजों का नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ
जनता की जो जागरूकता है वही उनको बचा सकती है। तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फूड हैबिट्स को भी मेंटेन रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा भी जा रहा है कि हेल्दी फूड के साथ आप अभी कैरी ऑन कीजिए और बहुत ज्यादा भीड़ में, बहुत ज्यादा तनाव से बच के रहें। प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल जो लोग करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, ट्रैवल से थोड़ा बच के अभी चले, क्योंकि मौसम भी ऐसा है प्रदेश में कि वायरल की जो स्थिति थी वो भी बहुत बढ़ी हुई थी। डेंगू के केसेस अभी हमने 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, माफी चाहूंगी, 10 दिन पहले हमने डेंगू के भी प्रदेश में अच्छे खासे एक्टिव केसेस देखे। तो ये सिर्फ कोरोना नहीं है, कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू है, वायरल है और मंकी पॉक्स की भी संभावनाएं दिख रही है। तो प्रदेश में भी बीमारियों का कहर, शायद ये मौसम कह लें वापस से, या कोरोना का डर कह लें, या उसकी वजह से जो पिछले बार जो हुआ है उसकी वजह से कुछ हालातों में वीकनेस कह ले, लोगों के अपने इम्यूनिटी में कह ले, जिसकी वजह से ये तीनों चारों जो बीमारी है वो हावी होने की कोशिश फिलहाल तो प्रदेश में कर रहे हैं। जी देखिए, त्योहारी सीजन है जैसा कि आपने भी कहा, और इसी बीच में इस तरह की बीमारियां लगातार सामने आ रही हैं तो चिंताएं बढ़ना जाहिर सी बात है। अब बाजारों में जो दुकानदार हैं ये उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करें, या ऐसा नियम बनाएं कि आप बिना मास्क के अंदर आ नहीं सकते। तो बाजारों में कैसी स्थिति स्वाति जी देखने को मिल रही है? दुकानदार जागरूक हैं? बाजार एसोसिएशन होता है, क्या वो अपने दुकानदारों में कोई जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दुकानदारों से बात करने की कोशिश तो नहीं, पर वहाँ जो चस्पा किए हुए हैं, जो लगा हुआ एक रूल रेगुलेशन रहता है जो निगम द्वारा हर कहीं लगाया जाता है, हर दुकानदार के बाहर, हर ऑफिस के बाहर, उसमें बिल्कुल सख्त निर्देशात्मक रूप में लिखा हुआ है कि बिना मास्क के वहां प्रवेश निषेध है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बिना वैक्सीनेशन के अगर आपने एक डोज भी नहीं लिया है तो वहां पे जो आपका प्रवेश है वो निषेध है। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ढिलाई लोगों में देखी जा रही है, क्योंकि 2-2.5 साल से लोग इसमें हैबिचुअल हो चुके हैं, यूज्ड हो चुके हैं इन बीमारियों के। तो इसमें कहीं पे देखा जा रहा है कि लोग अब इसको एकदम आदतन लेने लगे हैं कि हाँ हो गया तो ठीक हो जाएगा। जो एक पैनिक सिचुएशन थी वो खत्म हो गई है इन बीमारियों को लेकर। तो अब लोग थोड़ी सी लापरवाही में तो दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एक बार इन सारी चीजों से गुजर चुके हैं वो अवेयर भी हैं। आज भी प्रदेश में कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें दिखती है। अब लेकिन चूंकि त्योहार आ रहा है तो सब बिल्कुल सभी को खुद से एक अवेयरनेस के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए बिल्कुल अवेयर होने की यहाँ पे जरूरत है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े स्वाति जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीमारियां कहर बरपा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के जहां 435 नए मरीज मिले हैं, वहीं प्रदेश में कोरोना के स्वाइन फ्लू के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के अब तक 14 मरीज मिल चुके हैं और इसके अलावा हमें जैसा कि जानकारी मिली है उस हिसाब से एक संदिग्ध मरीज मंकी पॉक्स का भी है। चलिए, उत्तराखंड की खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासकीय परिषद की 7वीं बैठक में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य हित से जुड़े विभिन्न योजनाओं, विषयों और एजेंडों पर अपना विचार रखेंगे। इससे पहले आज वे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग सभी राज्यों के लिए समान रूप से नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां भिन्न हैं, इसलिए हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीति बनाए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की नीतियां एवं केंद्र पोषित योजनाएं देश के सभी राज्यों के लिए समान रूप से बनाई जाती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हिमालयी राज्यों की अलग से नीति बनाए जाने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा सके। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, विषयों और एजेंडों पर अपने विचार रखेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, कौन सी बैठकों में वे प्रतिभाग करने वाले हैं और क्या कुछ उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है? 7 अगस्त यानी रविवार को 9:30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे।
जो राष्ट्रपति वन कल्चर सेंटर नई दिल्ली में होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विश्राम गृह उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में करेंगे। और यदि बात की जाए अगले दिन 8 अगस्त 2022 सोमवार की, तो 11:30 बजे वो नितिन गडकरी द्वारा जो माननीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्रालय है उनके साथ भारत सरकार उनके साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ विभिन्न मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। जैसे यहाँ पर जो बन रही सड़क है, एलिवेटेड रोड है जो दिल्ली और देहरादून को जोड़ती है, जिससे दिल्ली और देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे की हो जाएगी। जो बार बार मुख्यमंत्री अपने हर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली और देहरादून की जब दूरी 2 घंटे की मात्र हो जाएगी तो यहाँ से हेलीपैड यानी यहाँ से हवाई जहाज से ही यात्रा करना लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज से यात्रा करने में मिनिमम 1 घंटे पहले आप वहाँ पर एयरपोर्ट जाते हैं, फिर 1 घंटे वहाँ पर लगता है और 2 घंटे जाने में मतलब 4 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन एलिवेटेड रोड जो दिल्ली से देहरादून बनेगा तो यहाँ से व्यक्ति अपनी गाड़ी उठाएंगे और सीधे 2 घंटे में दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली से देहरादून आ जाएंगे। यानी यहाँ पर टूरिज्म का तो काफी विकास होगा, टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पर विकास और भी होगा। यदि यहाँ पर दिल्ली से लोग यहाँ पर आते हैं तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, लोगों में उत्तराखंड को जानने पहचानने की बात भी आएगी और लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल्ली जो है वो सेंटर में आता है, इससे लोग दिल्ली से सीधे 2 घंटे में उत्तराखंड आ सकते हैं, जहाँ से 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की भी यात्रा की जा सकती है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे और फिर इस पर प्लानिंग बनाकर काम करेंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल, इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि नीति आयोग की बैठक में वो इस बात को रखेंगे कि नीति आयोग जो सभी राज्यों के लिए योजना बनाता है, हिमालयी राज्यों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाएं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं। जी पल्लवी, जैसा कि नीति आयोग की 7वीं बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। और दूसरी बात, जिस तरीके से जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में से एक आना चाहिए। इसके लिए अपने सभी विभागों को उन्होंने आदेश और दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि अभी से ही रोड मैप तैयार करके उस पर काम किया जाए। साथ ही साथ नीति आयोग की बैठक में आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से उत्तराखंड के विकास की बात की जाए। जैसा बात किया गया है हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, इसी ढंग से यहाँ पर भी कुछ कानून होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड में विकास को किस तरीके से प्रगति दी जा सकती है, उत्तराखंड में विकास टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पर विकास किस ढंग से किया जा सकता है, उत्तराखंड को किस ढंग से स्वर्णिम राज्य के रूप में बनाया जा सकता है, सबसे सुंदर राज्य के रूप में, सबसे विकसित राज्य के रूप में बनाया जा सकता है। इसी को लेकर नीति आयोग के साथ आज नीति आयोग के साथ बैठक की जाएगी। जी बिल्कुल, और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होनी है और खुद प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यशराज, इस बैठक में भी सीएम धामी शामिल होंगे, इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे और इसके अलावा ये भी जानकारी चाहेंगे कि प्रदेश में क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4:30 बजे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आज प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर 3.5 लाख देहरादून में झंडा को फहराना है, टोटल 12 लाख घरों में झंडा को फहराना। यह एक अपने आप में अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 अगस्त आज़ादी के दिन पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में हर झंडा का अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। क्योंकि उत्तराखंड खुद हमेशा से देशभक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हमेशा सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ के कारगिल युद्ध में भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा सेना यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और यहाँ पर करीब 36 लोग सैनिकों को सम्मानित भी किया गया था। तो इसी के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा है, जब मनाया शुरू हो चुकी है और जब मनाया जा रहा है और आज बैठक की है, इसी में यह और जाएगी किस ढंग से इसको और बढ़ावा देना चाहिए और किन किन कार्यों को करना चाहिए जिससे लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो। जी पल्लवी। चलिए, शुक्रिया यशराज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।
और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।